नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक नया चैनल कल से स्टार्ट किया है जिसका नाम है राज की कहानियां। उस चैनल पर मैं कल एक लंबी स्टोरी डाला हूं। जिसको भी लंबी स्टोरी पसंद है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस कहानियों का भरपूर आनंद लें। चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। तो चलें आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं बिहार का रहने वाला। मैं शहर में नौकरी करता था। छुट्टियों पर घर आया हुआ था। अब महीना जो था ना, दिसंबर खत्म हो चुका था, जनवरी स्टार्ट हो चुका था। आइए 2 जनवरी की बात है। मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी। अब मेरा जो ट्रेन था ना, अब रात को 9 बजे का स्टेशन पर आना था। अब वो ठंड भरी, अब जनवरी की, अब शाम थी, रात थी। अब मैं अपना बैग संभाल करके, कंधे पे टांग करके, घर वालों से विदा होकर के मैं स्टेशन की तरफ चल दिया था। आज जो मेरा घर से स्टेशन की दूरी थी ना, वो थी 3.5 किलोमीटर की। ज़्यादा लंबा दूरी भी नहीं था, लेकिन सर्दी के टाइम में उतना ही दूरी बहुत मायने रखती है, और खास करके पैदल। लेकिन मेरे पास में सवारी जो थी, मेरा खुद का भाई, और वो मुझे अब स्टेशन तक छोड़ने के लिए गया था अपनी बाइक पर। और जब स्टेशन पर पहुंच गया ना, मैं जब पहुंच गया, तब मैं अपने भाई को कहा कि जल्दी निकल जा, देख ठंड का अब असर होने लगा है, देख कितना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन मेरा भाई जो था ना, वो कहने लगा कि नहीं अरविंद भैया, आप ट्रेन में जब बैठ जाओगे तब मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मैं कहने लगा, अरे पगले, ट्रेन तो अभी आने में टाइम है और ठंडी का टाइम है, तुम निकल जा, मेरी परवाह मत कर। मैं तो स्टेशन पर आ ही चुका हूं ना, ट्रेन अभी आएगी, 2 घंटे के बाद आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, तू वापस जा। लेकिन मेरा भाई जो था ना, जा नहीं रहा था। मैं जबरदस्ती उसको अपने गांव भेजा था, तब वो चला गया। मैं जब स्टेशन पर आ गया ना, तब मैं वहां पर कुछ लोगों को बैठे हुए देखा। मैं समझा कि पीछे वाली जो ट्रेन आ रही थी उसको पकड़ने के लिए आई। और जब मैं पूछताछ शुरू किया तो पता चला कि सारी ट्रेनें अभी सब की सब लेट हुई पड़ी है, धुंध की वजह से। अब मेरा दिमाग भन्ना गया था। अब सारी ट्रेनें अब पीछे रुकी हुई थी, धुंध छटने का इंतजार हो रहा था, और धुंध था जो छटने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी ट्रेन न जाने कहाँ खड़ी होगी। जब मैं इंक्वायरी पर गया ना, तो इंक्वायरी वाला बताया कि भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है, तुम्हारी ट्रेन हो सकता है कि 3 घंटे की देरी पर हो, और हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी टाइम लगे। अब हमारे पास में कोई खबर आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इतना खबर मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 3-4 घंटे की देरी से वो ट्रेन आने की संभावना है। अब तो जैसे मैं अब ठंड के टाइम में कांप गया था उसकी इंक्वायरी वाले की बात सुन करके। इससे बढ़िया तो मैं अपने घर पे ही रहता, लेकिन मुझे तो अपना शहर निकलना था, नौकरी पर निकलना था। अब मेरे पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा था। भाई मेरा चला गया था, और ठंड की शीतलहर में मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ कुछ मुसाफिर बैठे हुए अब ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे के करके अब जाने लगे थे। सबका कहना था, भाई ट्रेन का भरोसा नहीं, कब आएगी कि नहीं आएगी, अब तो हम सुबह ही आएंगे, जो होगा सुबह ही देखेंगे। अब इस टाइम तो कोई ट्रेन आने से रही, क्योंकि जब तक धुंध नहीं छटेगा अब पटरी पर ट्रेन चलेगी नहीं। अब वाकई में देखते देखते वो पूरा वेटिंग एरिया खाली हो चुका था। आसपास के गांव वाले थे और वो अपने अपने गांव चले गए। मैं उस जगह पर अब अकेला रह गया था। और धीरे धीरे टाइम 1 घंटा से ऊपर हो चुका था, और मैं अब उस जगह पर अपने आप को अकेला पा रहा था। अब मैं भी सोच रहा था कि अरे मेरा भी गांव नज़दीक होता ना, 1 किलोमीटर के आसपास, तो मैं पैदल ही चला जाता।
अब मैं भी 3-4 घंटे के बाद ही यहाँ पर लौटता। लेकिन अब मेरा भाई भी चला गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस स्टेशन पर, और वो भी ठंड के टाइम में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब कैसे मैं इतना इंतजार करूँगा। और यही सोच विचार करके, ठंडी तो लग रही थी, मैं बैठा हुआ था बेंच पर, मैं उठ कर खड़ा हो गया कि चलो थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं, थोड़ा शरीर में गर्मी सी आ जाएगी, नहीं तो ठंड तो काफ़ी लग रही है। अब कोई अलाव नहीं जल रहा था और ठंड के मारे बुरा हाल था। गर्म कपड़े जरूर पहन रखे थे, लेकिन जो शीतलहर चल रही थी ना, उसका असर कुछ ज़्यादा ही था। अब मैं प्लेटफार्म पर इधर से उधर घूम रहा था, और जब मैं वापस वेटिंग में आया ना, तो एक औरत बैठी हुई थी। 30 साल की औरत लग रही थी, देखने में गोरी चिट्ठी, और जैसे लग रहा था कि नई नई शादी हुई है। हाथ में मेहंदी और वैसे ही सर श्रृंगार की हुई थी, लेकिन उसके साथ में कोई था ही नहीं। बस एक छोटा सा अपना बैग लेकर के एक बेंच पर बैठी हुई दिखाई दी। जब मैं इसको देखा ना, तो एक नज़र में समझा कि जरूर कुछ ही दिन पहले इसकी शादी हुआ होगा, और जरूर इसके साथ में इसका हस्बैंड होगा। लेकिन मैं बगल के बेंच पर बैठ गया, उसके सामने वाला बेंच पर। अब आधा घंटा बीत गया और उसके साथी कोई नहीं आया, नजर ही नहीं आया। वो औरत कभी मेरी तरफ घूरती थी, देखती थी, कभी रेलवे लाइन की तरफ, कभी किसी और की तरफ, और अचानक उठ करके खड़ी हो गई। अब मेरे पास में बेंच पर आकर के बैठ गई। मैं जब उसको अपने इतना नज़दीक पाया, खूबसूरत औरत को उतना, तो मैं थोड़ा सा अजीब सा मेरा विचार हो चुका था। एक खूबसूरत औरत को देख करके, जो अब मर्दों के अंदर में वो होता है, वही चीज़ मेरे अंदर में चलने लगी थी कि क्या खूबसूरत औरत है, काश ये मेरे साथ में होती। अब इंसान का, अब मर्द का मन तो ऐसे ही होता है। अब ऐसा ही मेरा मन अभी एक तरह से बेचैन होने लगा था। अब मैं जितना नज़दीक उसके पास बैठा हुआ था ना, वो तो मेरे नज़दीक आके पास बैठी थी, मैं नहीं बैठा था, मैं तो अलग ही बैठा था। वही उठ करके अब मेरे पास आके बैठ गई थी। अब उसने मेरे से बातचीत करना शुरू कर दिया कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ, किस जगह के रहने वाले हैं। मैं बताता चला गया कि मैं फलाने गांव का हूँ और मैं शहर जा रहा हूँ, मेरी नौकरी वहीं पर है। और तब वो औरत कहने लगी कि देखो ना, मैं भी काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी। मैं अब उसको देखा था, करीब ज़्यादा देर नहीं हुई थी, आधा पौन घंटा करीब आसपास हुआ था, लेकिन वो कह रही थी कि मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रही हूँ। तब मैंने उसको टोका, मैंने बोला तो मैं तो आपको देखा नहीं। और तब वो मुस्कुरा के कहने लगी, मैं दूसरी साइड में बैठी हुई थी, आगे में चल करके, अभी थोड़ी देर पहले इस जगह पर आई हूँ। मुझे लग नहीं पा रहा है कि आज ट्रेन आएगी, जब तक धुंध नहीं छटेगा ट्रेन आएगी नहीं। अब तो यहाँ रुकना बेकार है। आपका गांव दूर है ना? मैंने बोला हाँ जी, ज़्यादा दूर है, और ठंड के टाइम में अब कोई साधन तो मिलने से रहा तो मैं तो जा नहीं सकता। हाँ, आपका घर अगर नज़दीक में है तो आप चले जाइए, और आपके साथ में कोई है क्यों नहीं? लग रहा है कि आपकी शादी जल्दी जल्दी हुई है, थोड़े ही टाइम हुई है। तब वो औरत मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ जी, कुछ ही दिन पहले मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, शहर में है, और मैं अपने घर में रहती हूँ, और उन्हीं से मिलने के लिए मैं ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अब ट्रेन लग नहीं पा रहा कि आज आएगी। अब तो जो कुछ होगा सुबह में ही होगा, तो मैं तो चल रही हूँ। मेरा घर रेलवे के लाइन के पास में ही है, थोड़ी दूर पर जा करके। अब फिर वो आगे बढ़ने लगी। मैं बोला ठीक है, जाना दो भाई, हमें क्या करना। लेकिन मेरी नजरें उसका पीछा कर रही थी। कुछ देर जाने के बाद में अचानक वो रुक सी गई, और फिर मेरी तरफ मुड़ गई और कहने लगी, सुनिए सुनिए। ना जाने में जादू से बंधा हुआ और उठ के खड़ा हो गया। उसकी आवाज सुनते ही अब मैं उसके पास जाकर के खड़ा हो गया। जी बताइए, आप कुछ कह रही थी? तब वो कहने लगी, देखिए ठंड बहुत ज्यादा है, अब मैं देख रही हूं कि गर्म कपड़ा जरूर पहने हुए आप, लेकिन ठंड आपको लग रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। ये शीतलहर है ना, बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो मैं तो कहूंगी कि आप भी मेरे साथ घर पर मेरे चलिए। मेरा घर पास में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वहाँ पर मैं आपको गर्म कंबल दे दूंगी ताकि सर्दी से बचाव हो सके। अब लड़की इतने
अब ऐसे अंदाज में बात की ना कि मैं उसको मना भी नहीं कर पाया। और वो खूबसूरत थी ही। अब मैं तो एक तरह से मन में उसका चाहत लिए हुए था। जब उसने मुझे निमंत्रण दिया ना तो मैं हैरान था कि इतनी खूबसूरत लड़की अब मुझे कह रही है कि मुझे घर पे चलो, रात वहाँ बिताओ, मैं तुम्हें अब सर्दी में गर्म कंबल दे दूंगी ताकि तुम्हें ठंडी ना लगे। मैं तो झट से उसका अब बात को मान गया था। और तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, चलिए हमें देर नहीं करना चाहिए। मैं उस खिड़की से गुजर रहा था जो इंक्वायरी थी। इंक्वायरी वाला पूरा चद्दर मफलर लपेटे हुए अब खिड़की पे अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था। अब मैं जाते जाते अब उससे एक बार और पूछना चाहा। उस लड़की से बोला कि आप थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, मैं इंक्वायरी वाला से पूछ लूँ। मैं जब गया फिर अपने ट्रेन का नाम बताया, तब वो कहने लगा, भाई अब मुझे संभावना नहीं है कि ट्रेन इतनी जल्दी आएगी, अब तो धुंध छटेगा और तभी पक्की खबर मिलेगी। मैं समझ गया कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, ट्रेन का इंतजार करना बेकार है। अब इसी औरत के घर चलना चाहिए ताकि मुझे ठंडी से राहत मिल सके। अब फिर मैं उसी लड़की के साथ चलने लगा। अब वाकई में लड़की पटरी पटरी चल रही थी। मैं बोला, पटरी पे क्यों चल रही हो? और तब वो कहने लगी, अरे मेरे घर पटरी के लाइन के पास में है ना, थोड़ा आगे चल करके, अगर हम रोड पकड़ेंगे तो थोड़ा लंबा रास्ता पड़ जाएगा, आइए तो सीधा हमारे घर की तरफ ही जाता पटरी। आखिरकार आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं। कुछ दूर चलने के बाद जब आउटर सिग्नल आ चुका था और उसके बाद वो लड़की साइड से उतर गई रेल की पटरी से। फिर मैंने देखा कि वहां पर घर भी बना हुआ था खेत के अंदर में। क्या वो इस खेत के अंदर वाली घर में रहती है? अब वहां पर अंधेरा था उस घर के अंदर में। औरत मुझे लेकर के अपने घर तक आ चुकी थी। दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था। लड़की ने खुद अपने बैग में से चाबी निकाल करके दरवाजा खोला और कमरे के अंदर अंधेरा था। और फिर उसने स्विच ऑन किया, तब वो जगह प्रकाश से भर गई थी। तब मैंने देखा कि बाहर से देखने में बड़ा बुरा घर लग रहा था, लेकिन अंदर से तो चमचमाता हुआ घर है। हर साधन सुख साधन उस घर में मौजूद है। तब मुझे उस औरत का अब ये रसूख का पता चला कि जरूर ये पैसे वाली औरत है, तगड़ी चीज है ये भाई, पैसे वाली औरत है। और इसके बाद हम कमरे के अंदर आ चुके थे। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे वाकई में ठंड महसूस हो रही थी। मेरा अब जो शरीर था कांप भी रहा था। और उसने जल्दी से मुझे एक कंबल ला कर दिया। अब बोली कि आप इसको अब ओढ़ लो, अब इस दीवान को आप बैठ जाओ, आराम करो, लेट जाओ, आपको कंबल से राहत मिलेगी और सुबह में आपको मैं जगा दूंगी, आप आराम की तब तक। मैं उस दीवान पर लेट गया था, कंबल ओढ़े, अब बड़ा ही सुकून मिल रहा था। हाँ, मैं उस औरत को मन ही मन धन्यवाद दिया कि चलो इसने मुझे इस ठंड से बचा लिया, बहुत ही दयावान औरत है। हाँ, लेकिन मेरे मन में अब वही विचार था कि काश ये मेरे पास में होती इस ठंड की रात में तो कितना आनंद आता। हाँ, तब तक मेरे नींद में आ चुका था। मेरी पलकें भारी भारी होने लगी। हाँ, कुछ ही देर के बाद गर्मी महसूस हुई कंबल के अंदर में। अब मुझे नींद आ चुकी थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में आकर के कोई लेटा हुआ है। जब मैं कंबल से सर उठाता हूं ना तो देखता हूं कमरे के अंदर में अंधेरा हुआ पड़ा है, मतलब जो रोशनी जल रही थी वो रोशनी बंद हो चुकी है। अब मैं महसूस करता हूं ना तब हाथों के सहारे तब मुझे मालूम पड़ता है कि वो तो औरत है। अब उस घर में उस औरत के अलावा मुझे और कोई नहीं दिखा था। अब मैं समझ गया कि औरत का मंशा क्या है, किस लिए मेरे पास में आके लेटी है, उसका मतलब क्या निकलता है। मैं सब कुछ जान चुका था। अब वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं उस लड़की से, उस औरत से प्यार कर बैठा था। इसके बाद मैं जब इस काम से निपट चुका था तब मुझे अब
उठ करके बाथरूम की तरफ जाना था, लेकिन बाथरूम कहाँ है मुझे पता भी नहीं था। अंधेरी जगह थी। तब मैंने उस औरत से बोला कि जी आप थोड़ा लाइट जला देंगे, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन जब उसकी आवाज नहीं आई ना, तो मैं अब उस दीवान के पास पहुंच गया था। मैं हाथ के इशारे से देखने लगा तो औरत वहां पर थी ही नहीं। अब मैं एक तरह से समझ गया था कि औरत उठ करके चली गई होगी। लेकिन जब मैं दरवाजे से अंदर आया था ना, तभी वो स्विच ऑन किया था, तो मुझे पता था कि दरवाजे के पास ही स्विच है। मैं अंधेरे में टटोलते हुए अब दरवाजे के पास पहुंच गया था और हाथ से टटोलते हुए स्विच भी पा लिया था। स्विच को जब दबाया ना, तो उस कमरे के अंदर रोशनी जगमगा उठी थी। मैं देखा ना, तो वहां तो औरत थी ही नहीं। कहां गई, कब गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत हैरान था। लेकिन मैं जब बाथरूम देखा ना, तब थोड़ा सा मुझे चैन पड़ा। बाथरूम से निपट करके अब मैं अपने दीवान पर फिर कंबल ओढ़ करके लेटा हुआ था। अब मुझे लगा कि वो औरत शर्माती होगी। अंधेरे के अंधेरा करके मेरे पास में आई थी और वो अंधेरे में ही अपने दूसरे कमरे में निकल चुकी है। मुझे अंदाजा यही लगा था। इसके बाद मैं जब सोया ना, तो जब मेरी आंख खुली ना, तो मैं देख करके हैरान हुआ पड़ा था। जिस कमरे के अंदर में रात में शान शौकत देखी थी, वो शान शौकत तो सुबह होते ही खत्म हो चुकी थी। वो तो जैसे पुराना सा घर लग रहा था। खेती का काम का सारा औजार, हल, कुदाल, ना जाने क्या क्या सामान वहां रखा हुआ था। और वो दीवान ना होकर के एक पुराना सा अब एक तखत था, और वो भी बिना बिस्तर का, और उसी पर मैं लेटा हुआ था। और वो जो मखमली कंबल ओढ़ रखा था, वो तो पुराना कंबल था, बहुत पुराना, और उसमें अब बदबू भी आ रही थी। अब मैं ये घर के हालात देख करके एकदम चौंक गया कि भाई रात में आया था तो ये घर शानो शौकत से भरा हुआ दिख रहा था, और सुबह होते ही अब ये घर ऐसा कैसे हो गया? आखिर वो औरत कहाँ गई? अब दूसरा कमरा में ढूंढने लगा, लेकिन वहां कोई दूसरा कमरा था ही नहीं। मैं तो मेरा सर ही बनना गया था, चक्कर खाने लगा था। सुबह होते ही मैं उस घर से अब जल्दी से जल्द निकलना चाहता था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसा हुआ, ये कैसे मैं इस घर में आया, और ये सब जो रात वाली शान शौकत थी घर की कहाँ चली गई, वो सुंदर औरत कहाँ चली गई, कुछ भी पता नहीं था। डर में भर चुका था। मुझे लगा कि मेरे साथ में जरूर कोई माया जाल हुआ है, कोई मेरे साथ में खेला खेला गया है। वो औरत अब कुछ होगी, अब क्या होगी मुझे नहीं पता। मैं जल्दी से उस घर से अपना बैग संभाले और कंबल को छोड़ करके बाहर निकला। वो जो दरवाजा था ना, जिसमें ताला लगा हुआ था और उसने चाबी निकाल के खोला था, अब तो वो पुराना सा टूटा फूटा दरवाजा था, ना तो उसमें कड़ी थी ताला लगाने के लिए। अब मैं दरवाजा भेड़ करके बाहर निकल गया, और तब मैंने देखा कि वो खेत में बना हुआ कृषि यंत्रों के लिए रखने के लिए एक गोदाम टाइप का था। अब वही घर रात के टाइम में चमचमाता हुआ नजर आ रहा था, और उसी में तो औरत मुझे ले गई थी। तो कौन थी औरत? मैं कांप गया था, और तभी मुझे एहसास हुआ कि वो औरत कोई न कोई चुड़ैल होगी, और वो अपना रंग रूप बदल करके स्टेशन पर अपने शिकार की तलाश में होगी, और वो शिकार मैं था, और वो शिकार को लेकर के इसी घर में आई थी। और इसके बाद सब कुछ मैं समझ चुका था कि चलो मेरी जान तो कम से कम बच गई। और इसके बाद मैं स्टेशन पर आया। स्टेशन पर आया ना, जब इंक्वायरी में पूछा, तब पता चला कि बस आने वाली ही ट्रेन है। अब तो मैं चैन का सांस लिया। वाकई में जो मेरे साथ में हुआ था उस रात में, मैं अभी भी खौफ में था कि आखिर ये सब क्या था, ये क्या मेरे साथ में खेल खेला गया था। वो औरत कौन थी जो मुझे बहला फुसला करके और वो रेल की पटरी के साथ में चलती हुई और उस खेतों वाले घर में
अब लेके आई थी। और इसके बाद वो घर चमचमाता हुआ लगने लगा। अब फिर जैसे सुबह होती है तो वो औरत भी गायब हो जाती है। और उस घर में तो एक ही कमरा था, वो भी कबाड़ भरा हुआ। तो ये सब क्या था? मेरे समझ से परे की बात थी। लेकिन अब ट्रेन आई ना तो मैं ट्रेन में सवार हो चुका था। और इसके बाद ट्रेन चली ना तो उसी आउटर स्टेशन पर मैं झांकता रहा खिड़की में। अब तो दिन का मामला था। और जब मुझे वो घर खेतों के अंदर खड़ा दिखाई दिया ना तो मेरा रोआ रोआ सिहर चुका था। उस घर को देखते ही मैं कांप गया था, अपनी आंखें डर से बंद कर लिया था। जब वो एरिया ट्रेन ने पार कर लिया ना तब मैंने अपनी आंखें खोली थी। और इसके बाद मैं शहर पहुंच गया था। शहर पहुंचने के बाद मेरा तबीयत अब बिगड़ चुका था, बुखार जैसा मेरा हालात हो चुका था। मुझे तो इलाज कराना पड़ा। और इसके चक्कर में मेरी नौकरी भी अब छूट चुकी थी। मैं जरूरत से ज़्यादा छुट्टी कर लिया था। और तबीयत खराब के होने की वजह से मैं पूरा एक हफ्ता मैं अपने काम पर जा नहीं पाया था। तो कौन भला प्राइवेट नौकरी में इतना इंतजार करता है? मेरी जगह पर किसी को नौकरी रख लिया गया था। लेकिन ये नौकरी छूटने का मुझे गम नहीं था। मुझे तो बस उस औरत का फिक्र थी कि आखिर वो औरत है कौन। अब मेरी जो तबीयत खराब हुआ है उसी की वजह से तो नहीं हुआ है। यही गम मुझे सताए जा रहा था। लेकिन ये बात किसी से बताने लायक भी नहीं थी। मैं अपना जब इलाज करा लिया ना, मैं जब स्वस्थ हो गया, बुखार खत्म हो गया, और तब मैं मंदिर में गया था, बजरंगबली के मंदिर में। अब पुजारी जी से मैंने सब ये बात बताया था कि पुजारी जी मेरे साथ में ऐसा खेल खेला गया है, क्या हो सकता है? पुजारी जी मेरी बात सुनकर के एकदम चुप रह गए थे। अब कहने लगे, बेटा तू मौत के मुंह से निकला है। जिस तरह से तू बता रहा है ना तो एक चुड़ैली थी और वो अपना वेशभूषा बदल करके तेरे को फंसा के ले उस घर में ले गई थी। तेरे पर भगवान का कृपा है, इसीलिए तू बच गया, नहीं तो तू बच नहीं पाता। अब उन्होंने मेरे साथ में झाड़ फूक किया और तब वो कहने लगे कि बच्चा सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा तेरे ऊपर बनी हुई है, अब सब कुछ सही है। और तब मैंने नौकरी का तलाश किया था। और संजोग देखिए, जितनी सैलरी मैं उस नौकरी में पाता था और उससे ज़्यादा की नौकरी मुझे मिल चुकी थी, और वो भी अच्छी नौकरी। मैं तो खुश हो चुका था। लेकिन जब उस औरत का मेरे ख्याल मेरे दिमाग में आता था ना तो मेरा शरीर कांप जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी को हमें भेजे हैं, उनका नाम है अरविंद। अरविंद बिहार के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ में घटी थी 2006 में, जनवरी के महीने में, 2 जनवरी को। तो दोस्तों, इस चैनल को भी आप अपना ही समझिएगा। इसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नया वाला चैनल पर जरूर जाइएगा। उस चैनल पर भी आपको बहुत आनंद मिलने वाला है। उसमें जो कहानी है ना, बहुत जबरदस्त कहानी है और वो सिलसिला आगे तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी टाइम में, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।